हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर गुड एंड आई एम आयुषी, योर एजुकेटर। सो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे। और वैसे भी अब नवंबर लग रहा है यार, अब तो सीरियस होकर अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत पास है। अब प्री बोर्ड्स भी स्टार्ट ही हो जाएंगे। और प्री बोर्ड अच्छे से देने के लिए पहले सारे चैप्टर्स अच्छे से आने चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से आने चाहिए, तभी अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, चलो ये तो हो गई सारी बात है। अब हम बात करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं और हमने इससे पहले क्या किया। देखो, आज हम कार्बन एंड कंपाउंड का लास्ट लेक्चर देखेंगे। लास्ट लेक्चर इन द सेंस जो टॉपिक है, जितना आपके एनसीईआरटी में कवर है वो उसका लास्ट है। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चंस कराए थे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अब तक जो पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और कैसा, अगर आपको नहीं मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो वो वीडियो जरूर देखना, बहुत हेल्पफुल है। एक वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे भी आपको प्री बोर्ड में आएंगे, बोर्ड्स में आएंगे, आप सारे पकड़ लो, क्योंकि वो वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। लैंग्वेज की क्वेश्चन जो कह रहा है वो उसकी लैंग्वेज क्या है, वो क्या बोलना चाह रहा है, वो क्वेश्चन को समझ के आपको पहले समझना होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस हिसाब से उसके फॉर्मूले लिखने होंगे। अगर आपने नहीं देखा उसको देख लेना, बहुत इजीली समझ आया है, आपको आराम से चैप्टर में मार्क्स मिल जाएंगे। देखो, कार्बन एंड आपके साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीन चीजों में सॉरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीन उसमें कैटेगराइज है। तो देखो, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कार्बन एंड कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए इस चैप्टर से ही 5 मार्कर क्वेश्चन या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनता है। तो इसके लिए आपको एक एक कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है। वो वीडियो देखना, बहुत आराम से आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुई बात कि हमने उससे पहले क्या किया था, क्या बचा हुआ था। तो मैंने वो वीडियो भी इसीलिए अपलोड किया ताकि आपको जो अब तक मैंने पढ़ाया है, जो फंक्शनल ग्रुप्स बताए हैं, सब बताया, वो सारा यूज कैसे करना है, इन दी उसका एप्लीकेशन पार्ट कैसे सॉल्व करना है, तो आप अच्छे समझ। जो नहीं देखा है उसको देखना। और अब हम इस लास्ट लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इंपॉर्टेंट कंपाउंड है अल्कोहल का, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड के बारे में, और उसके यूजेस क्या हैं, और सोप्स एंड डिटर्जेंट, मिसल फॉर्मेशन क्या होता है, ये सारा चीज। ठीक है, और इसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर्स आएंगे उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, वो चाहे प्रीवियस ईयर के हो, चाहे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या सैम्पल क्वेश्चन हो, कुछ भी वॉट एवर जो भी क्वेश्चन हो, हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ताकि कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर लो। आई गारंटेड यू आप आराम से सॉल्व कर लो। ठीक है, तो चलो कॉपी पेन निकाल लो और हेडिंग डाल लो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है इथेनॉल। देखो, अब तक इतना पढ़ लिया है तो इथेनॉल, अगर मैं इथेनॉल का नेम लिया तो मैंने इथेनॉल का आपको फॉर्मूला पता ही होना चाहिए। जितना हम चैप्टर के ऑलमोस्ट एंड पे आ चुके हैं, तो आपको अब तो इथेनॉल का फॉर्मूला पता ही होगा। एथ मतलब दो कार्बन। में हमेशा जब भी कंपाउंड लिखती हूँ मैं आपको हमेशा बेसिक बताती हूँ कि एथ एथ मतलब दो कार्बन लगाओ। ऑल मतलब अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, OH। OH तो दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तो इसका फॉर्मूला हुआ C2H5OH बोल लो, या फिर CH3CH2OH बोल लो। ठीक है, दिस इज द इथेनॉल। तो देखो, इथेनॉल एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड क्यों है, क्योंकि देखो इथेनॉल इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। ठीक, बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है, इसलिए इथेनॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी स्टडी हम करते हैं। देखो, इसमें जो है मेन जो, अगर मैं बताऊं, इसमें दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, क्वेश्चन में यूज होती है। वो सब याद रखना आपको बहुत जरूरी है। दो रिएक्शंस में बताऊंगी इथेनॉल की, और बाकी यूजेस जो इथेनॉल के क्या यूजेस हैं एंड इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या यूज है, वो हो सकता है 1 मार्कर 2 मार्कर में आए, तो वो भी। ठीक है, कॉपी पेन निकाल लो, आराम से नोट करते चलो एक एक चीज। ठीक है, कॉर्बन निकाल लिया। चलो, इथेनॉल एक बहुत अच्छा गुड सॉल्वेंट है। मैंने आपको बताया इथेनॉल जो होता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। ठीक है, अब देखो इथेनॉल एक गुड सॉल्वेंट है, दैट्स व्हाई उसको कफ सिरप में या फिर आयोडीन टिंचर की तरह भी यूज करते हैं। ठीक है, और इथेनॉल इज एन अल्कोहल, अल्कोहलिक ड्रिंक। ठीक, एक अल्कोहलिक ड्रिंक है, तो इथेनॉल को हम अल्कोहल की तरह ही देखते हैं। ठीक है, अल्कोहल जो लोग कंज्यूम करते हैं। देखो, अगर ये तो आपको पता है कि अगर लॉन्ग टर्म में अल्कोहल लगातार आप लेते हो तो आप उसकी आदत बन जाती है, जिसको कहते हैं शराबी, शराबी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इथेनॉल हार्मफुल भी है। ठीक, अच्छे यूजेस भी हैं, हर एक चीज के अच्छे फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। जैसे कि इथेनॉल का यूज हम कफ सिरप में भी करते हैं, एज आयोडीन टिंचर भी यूज करते हैं, वो भी है। बट इथेनॉल का अगर कंजम्पशन ज्यादा हो, लॉन्ग टर्म में हो, तो वो आपके लिए हार्मफुल भी है। ठीक है, देखो, ये तो हुई इथेनॉल की प्रॉपर्टीज या फिर उसके यूजेस के बारे में। अब देखो, इथेनॉल की कुछ हमको रिएक्शंस पढ़नी है, रिएक्शंस ऑफ
इथेनॉल। ठीक, देखो पहली रिएक्शन जो आप इथेनॉल की पढ़ोगे वो क्या है, इथेनॉल की पहली रिएक्शन क्या है, अगर इथेनॉल की रिएक्शन हम सोडियम से कराते हैं, फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, रिएक्शन विद सोडियम लिख लो, रिएक्शन विद सोडियम। ठीक, जब सोडियम से रिएक्शन कराते हैं तो इथेनॉल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है CH3 CH2 OH, अभी मैं यहाँ खोल कर लिख रही हूँ इसको, देखो, और मैंने क्या कहा, सोडियम, सोडियम से रिएक्शन कराते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, सोडियम से रिएक्शन कराने पे ये बना देता है सोडियम इथॉक्साइड या सोडियम सॉल्ट। ठीक, तो देखो ये बनाएगा CH3CH2O माइनस Na प्लस प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर देखो दो हाइड्रोजन चाहिए तो यहाँ इसको 2 लगा दिया, यहाँ भी 2 लगा दिया, यहाँ 2, और वो हो गया H2। ठीक है, इस तरीके से बैलेंस होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत ये आप अभी इसको लिख याद रखना बहुत अच्छे से मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में एज इट इज पूछी जाती है क्वेश्चन में। जैसे मैंने आपको इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की उसको देखना, मैंने आपको बताया होगा क्वेश्चन में बोला होगा एक कंपाउंड है जो गुड सॉल्वेंट है, उसकी रिएक्शन सोडियम से कराते हैं, तो आपको पता होना चाहिए गुड सॉल्वेंट कौन सा, इथेनॉल, उसकी रिएक्शन सोडियम से कराते हैं तो आपको पता होना चाहिए सोडियम से रिएक्शन कराने पर बन क्या रहा है, सोडियम इथॉक्साइड। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या बन रहा है। ठीक है, इसको नोट करो। ठीक है, अभी देखो सेकेंड रिएक्शन क्या है, सेकेंड रिएक्शन ये है कि इसको अगर हम इथेनॉल को अगर हम हीट कर देते हैं विद कंसेंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन पे, तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि क्योंकि ये बीच में क्वेश्चन में ही पूछी गई है। वो क्वेश्चन मैंने शायद उसमें कराया है, नहीं तो अभी आगे आपको बता दिखाऊंगी वो क्वेश्चन क्या है, वो वैसे ही आया हुआ है। अगर आपको रिएक्शन नहीं याद होगी तो बेटा नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन है रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड जिसमें हो। ठीक है, तो देखो इथेनॉल CH3CH2OH, इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई एट 443 केल्विन, तो ये क्या बनाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि ये इथीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एंड वाटर। आई होप ये दिख रहा होगा, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो 5 मार्कर्स आते हैं उनके बीच में पूछे जाने वाली रिएक्शन है। और ये जो ऐसा नहीं कि इसको लिखा और भूल गए, लिखा और भूल गए वाला काम नहीं करना है, इसको लिख के याद रखना है, क्योंकि ये रिएक्शन बीच में आती है, मैं बार बार बता रही हूँ, ये रिएक्शन बीच में आती है, इसको याद रखना है, नोट कर लो, नोट कर लिया। देखो ये तो हुई रिएक्शंस। अगर हम अल्कोहल की बात करें कि वो कैसे ह्यूमन बींग्स को इफेक्ट करता है, जैसे मैंने बताया कि इथेनॉल एक तरीके से ड्रिंकिंग अल्कोहल है ना, तो ऑब्वियसली उसका लॉन्ग कंजम्पशन या ज्यादा कंजम्पशन जो है आपके लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो इथेनॉल अगर क्या है, अगर आप अल्कोहल लेते हो तो आपकी जो मेटाबॉलिक सिस्टम होता है वो उसको स्लो कर देता है। ठीक है, और आपके कंट्रोल सिस्टम या कोऑर्डिनेशन को भी खराब कर, जैसे कोऑर्डिनेशन खराब होगा या ऐसा आपको ड्राउजीनेस सा फील होगा, अजीब सा मेंटल कंफ्यूजन होगी। ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ अल्कोहल, और क्योंकि वो आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को भी स्लो कर दे रहा है और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी डिप्रेस कर दे रहा है। ठीक है, तो देखो लॉन्ग टर्म कंजम्पशन जो होता है अगर आप लेते हो तो वो आपके लीवर को भी इफेक्ट करता है। ठीक, देखो लाइक इथेनॉल, मीथेनॉल भी एक तरीके का अल्कोहल है, बट इथेनॉल एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। इथेनॉल को हम अगर लॉन्ग टर्म में लें तो ऑब्वियसली हार्मफुल है, बट मिथेनॉल के केस में क्या होता है, अगर आपने मिथेनॉल ले ली है, जिसको आम भाषा में जहरीली शराब भी कहते हैं, अगर आपने मिथेनॉल ले लिया है गलती से भी, तो वो क्या होता है, जब वो लिवर में जाता है तो वो मिथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और मिथेनॉल क्या करता है, आपकी जो बॉडी सेल्स है उसमें जाके जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो कोगुलेट हो जाता है। ठीक है, उसको कोगुलेट कर देता है। ठीक है, उससे क्या होता है कई केसेस में मतलब ऑब्वियसली टॉक्सिक है तो डेथ हो जाती है, और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको ब्लाइंडनेस हो जाए, क्योंकि आपके ऑप्टिक नर्व्स डैमेज कर देता है। दैट्स व्हाई मिथेनॉल इज वेरी हार्मफुल, एंड इथेनॉल भी हार्मफुल होता है, बट फिर भी ड्रिंकिंग अल्कोहल अब बैन तो है, मतलब बैन नहीं है, बट अच्छा नहीं होता है। दैट्स व्हाई
एडवाइस किया जाता है कि आपको उसकी आदत नहीं डालनी है, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें एक और चीज आता है डीनेचुरेटेड अल्कोहल। वो क्या होता है? देखो, एज आई टेल यू कि इथेनॉल बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, ठीक है। इथेनॉल बहुत अच्छा सॉल्वेंट है और उसका जो यूज होता है इंडस्ट्रियल यूज भी होता है, ठीक। तो इंडस्ट्रियल यूज के लिए जब इथेनॉल आती है तो मान लो इंडस्ट्री में आई, ठीक। अब कुछ लोगों का चलो इथेनॉल है, अल्कोहल है, चढ़ा के पड़े हैं, काम वाम नहीं कर रहे हैं, तो इससे बचने के लिए इथेनॉल में क्या होता है, कुछ टॉक्सिक एडर्स ऐड कर दिए जाते हैं, कुछ टॉक्सिक वो ऐड कर दिया जाता है, जिससे वो उसको अनफिट कर देते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, जिससे वो ड्रिंक करने लायक ना हो। और ऐसा ना हो कि पता चला टॉक्सिक वो मिला तो दिए हैं बट किसी ने पी लिया, तो इसलिए उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसमें एक ब्लू डाई भी ऐड की जाती है। दैट्स वाई वो ब्लू कलर की अलग से दिखे, तो सबको पता हो कि पीने के लिए नहीं है, ठीक है। और जिसको हम डीनेचुरेटेड अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक। तो इस अगर आता है कि व्हाट इज डीनेचुरेटेड अल्कोहल, तो आप ये चीज लिख सकते हो, ठीक। देखो कई कंट्रीज में अल्कोहल एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं, ठीक। देखो शुगर केन क्या होता है, शुगर केन बहुत अच्छा वो माना जाता है जो सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और शुगर केन से क्या बनता है, गुड़, और उसको फर्मेंट करके अल्कोहल बनाई जाती है, ठीक है। अल्कोहल जो है बहुत अच्छा फ्यूल माना जाता है। कई कंट्रीज में ऐसा होता है कि वो पेट्रोल में थोड़ा सा अल्कोहल मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर जलता है तो वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करता है, कोई अदर पॉल्यूटेंट रिलीज नहीं करता, जिससे कि पॉल्यूशन नहीं होता। दैट्स वाई अल्कोहल इज अ गुड फ्यूल, ठीक। अगर आपका 2 नंबर 3 नंबर में आता है तो आप ये चीज लिख सकते हो, ठीक। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे इथेनॉल में इतना ही था, इथेनॉल में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये सारी चीजें याद रखनी है आपको, और ये 2 रिएक्शंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना, ठीक। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड के लिए क्या है, सॉरी मतलब इथेनोइक एसिड में क्या क्या है और उसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, वो हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा और ये आपको समझ भी आया होगा, है ना। अब हेडिंग डाल लो इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड नाम से पता चल रहा है, एथ मतलब 2 कार्बन, यानी कि CH3, और ओइक मतलब COOH, ठीक। तो ये फॉर्मूला हुआ CH3COOH, ठीक। आई होप इतना समझ आया होगा। देखो इथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ठीक। अब ये भी अगर, सॉरी एक सेकेंड, आवाज आ रही है, हाँ। तो इथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। अगर इथेनोइक 5 to 8% इथेनोइक एसिड अगर वाटर में प्रेजेंट, 5 to 8% इथेनोइक एसिड इन वाटर, उसको कहते हैं विनेगर। विनेगर का यूज जैसे अचार वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए करते हैं, विनेगर डाल के उसको रखते हैं ताकि वो लॉन्ग टर्म में खराब ना हो, जिसको हम वहां पे इथेनोइक एसिड यूज होता है 5 to 8% इन वाटर, ठीक। इथेनोइक एसिड क्या होता है, ठंडियों में जो उसका टेम्परेचर, उसका जो मतलब कहा जाए इथेनोइक एसिड का टेम्परेचर जो होता है वो ऑलमोस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इथेनोइक एसिड का वो होता है 290 केल्विन, ठीक। इसी कारण ठंडियों में वो जम जाता है और इसी कारण उसको हम इथेनोइक एसिड को हम ग्लेशियल ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। और याद रखना इथेनोइक एसिड को ही एसिटिक एसिड कहते हैं, ठीक। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो जैसे हमने इथेनोइक एसिड पढ़ा, इथेनॉल पढ़ा था, वैसे ही अब हम कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे इथेनोइक एसिड की, ठीक। इथेनोइक एसिड की रिएक्शंस में सबसे पहली जो रिएक्शन है, अब यहाँ रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड, पहली है इथेनोइक एसिड में पहली रिएक्शन है एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन, अब देखो यहाँ से पहले आपको बता दें एस्टर क्या है। एस्टर वो ग्रुप होता है जिसमें आता है CO बीच में, ये इसको बोलते हैं हम एस्टर, ठीक। तो एस्टरिफिकेशन क्या है, जब भी इथेनॉल, इथेनॉल अभी आप पढ़ कर आ रहे हो, ठीक है। इथेनॉल की रिएक्शन इथेनोइक एसिड के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड,
तो वो एस्टर फॉर्मेशन करता है और उसी को हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं। मैंने क्या कहा, जब भी इथेनॉल की रिएक्शन इथेनोइक एसिड के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड, वो एस्टर फॉर्मेशन कहता है, उसको कहते हैं एस्टरिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखना। मैं जितनी भी रिएक्शन बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बीच बीच से ही पूछते हैं। अगर आप ये सोचो कि मैं रट लूँ और रिएक्शन छोड़ देता हूँ, मार्क्स नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। मैंने कहा इथेनॉल यानी कि CH3CH2OH, ठीक, उसकी रिएक्शन हम इथेनोइक एसिड से कराते हैं। तो देखो ये होता है CH3COH, हम ऐसे करके, मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, बात तो वही है, ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड। ठीक, क्या होता है, जो वाटर होता है ये निकल जाता है। ठीक, यहाँ से हम वाटर निकाल देते हैं और इसको इसको और इसको फिर एक साथ जोड़ देते हैं, बस ऐसे ही लिख देना है। तो ये लिखा जाएगा CH3CH2 और ये OCO CH3 प्लस वाटर, और ये जो है ये है तुम्हारा एस्टर। ठीक, इसी रिएक्शन को कहते हैं एस्टरिफिकेशन। ठीक, देखो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की, इथेनॉल इथेनोइक एसिड की रिएक्शन कराई, वाटर निकाल दिया, ये जो बना दैट्स द एस्टर और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एस्टरिफिकेशन। इसको नोट कर लो। ठीक है, इसको वो एस्टर या फिर इसका एग्जैक्टली अगर आप नाम बोलोगे तो ये है इथाइल इथोनोएट। ठीक है, अब देखो ये जो है ईस्टर क्या है, एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है जिसका यूज हम परफ्यूम बनाने में भी करते हैं। अगर अगर हम इसकी रिएक्शन, इसी ईस्टर की रिएक्शन अगर हम NaOH से करा दें, फिर इसको हम, जो कि एक एल्कली है, अगर इसकी रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दें तो हमको क्या मिलता है, इथेनॉल मिलता है। वापस से इथेनॉल हमने लिया था, वापस हमको इथेनॉल मिल जाता है और सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड मिलता है, जिसका यूज हम सोप बनाने में करते हैं, इसीलिए इसको सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगर हम इस ईस्टर की रिएक्शन में वैसे कराएं तो हमको मिल जाएगा CH3CH2OH प्लस क्या मिलेगा, CH3COO माइनस Na प्लस। ठीक, इसी रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं क्योंकि इसका यूज सोप फॉर्मेशन में करते हैं। ठीक, ये भी लिख लेना, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है। विजिबल है या विजिबल है। अब देखो ये यहाँ तक पढ़ लिया, ये पहली रिएक्शन थी एस्टरिफिकेशन। अगली रिएक्शन हम कहते हैं, अगर हम दूसरी रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे, अगर हम इथेनॉल की इथेनोइक एसिड की रिएक्शन अगर हम किसी बेस से करा दें, ठीक है, वो वाली रिएक्शन हम देखेंगे, रिएक्शन विद अ बेस। सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन विद बेस। बेस कोई भी हो सकता है। ठीक, रिएक्शन विद बेस, एक सेकेंड, रिएक्शन अगर हम बेस से करवा रहे हैं तो वो कोई भी रिएक्शन हो सकती है। बेस मतलब कोई भी बेस हो सकता है। तो इथेनोइक एसिड का CH3COOH NaOH से अगर रिएक्शन कराते हैं, मैंने आपको हमेशा अभी भी इससे पहले भी ये दिखा था कि यहाँ पर क्या होगा, ये H चला जाएगा, Na इस पे आ जाएगा क्योंकि O माइनस H प्लस Na प्लस OH माइनस, तो ये इसके पास चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा H प्लस OH माइनस यानी वाटर, और ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो भाई फिर बात हो जाएगी, ये सोडियम इथॉक्साइड बना देगा COO माइनस Na प्लस एंड ये बना देगा वाटर। ठीक, बस इतनी सी रिएक्शन। ये रिएक्शंस देखो ये बहुत वन लाइन की रिएक्शंस है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पेपर में बीच बीच से ही आएगा, कहीं से भी कुछ भी ABC के फॉर्म में आएगा। अगर आप, फिर मैं बता रही हूँ, जो मैंने इसमें आपको वीडियो ऐड किया है, देखना उसमें जो मैंने क्वेश्चन कराए तो उसमें ऐसे ही ABC के फॉर्मेट में है। रिएक्शन आपको पता होगी, आप 5 नंबर 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट में आराम से 5 नंबर नहीं पता होगी, लगे रहोगे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक, अगली रिएक्शन देखो ये तो देख लिया। रिएक्शन थर्ड जो है, रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, ये सारी रिएक्शन मैं ये बता रही हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में से आती है। ठीक है, एसएच ये लाइन से नहीं पूछी जाएगी, बीच में से। ठीक, तो कोई बात नहीं, इथेनोइक एसिड ले लो CH3COOH प्लस Na2CO3। ठीक, मैंने आपको बताया है जहां भी Na दिखे डायरेक्ट पहले सोडियम इथॉक्साइड बना दिया,
CH3COO माइनस Na+ बना दिया। ठीक, अब यहाँ क्या बचा, ये तो इसके साथ चला गया, CO बचा है, H बचा है। ठीक, अब बना दो, एक H2O बनेगा, एक बनेगा CO2, दैट्स इट, हो गया। तो यहाँ पे भी 2 ले लो, ये 2 Na था, 2 ले लो, देखो 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 3 5, ऑक्सीजन 2 3 5, और हाँ ठीक है, बैलेंस है। ठीक, अब अगर सोडियम बाइकार्बोनेट से कराते हो सेम रिएक्शन, CH3COOH। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट पता होना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, बाइकार्बोनेट पे HCO3 आ जाता है, तो NaHCO3, इसकी रिएक्शन कराओगे फिर वही बात, जहां सोडियम दिखे सोडियम इथॉक्साइड बनाओ, COO माइनस Na+ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी दोनों ही केसेस में प्रोडक्ट सेम रहेगा। ये दोनों रिएक्शन फिर मैं बता रही हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको नोट करो और कॉपी में नोट करने के साथ साथ यहाँ यहाँ नोट करते चलो, बहुत आराम से बता रही हूँ। जहाँ वो दिखे इथेनोइक एसिड Na दिखे, पहले H हटाओ, वहां से इथेनोइक एसिड वाले में से ये वाला H हटाओ, Na लगाओ, एक चीज तो क्लियर हो गई। इथेनॉल वाले केस में वही करना, ठीक, ये ध्यान रखना, नोट कर लो इसको, यहाँ तक समझ आया। ठीक, यहाँ से रिएक्शन वाला पार्ट या जो भी आपको फंक्शनल ग्रुप वाला पढ़ना था वो खत्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट, व्हाट इज मिसल फॉर्मेशन। ठीक, अब हम लोग वो देखेंगे, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है सोप्स एंड डिटर्जेंट एंड मिसल फॉर्मेशन। देखो, अगर तुम्हारे कपड़े में कहीं ऑयल लग गया है, उसको पानी से धुलो, क्या वो चला जाता है? नहीं, है ना। देखो, सोप्स जो होते हैं वो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, लॉन्ग कार्बन चेन, और कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग कार्बन चेन होते हैं। ठीक, देखो, अगर हम बात, मैंने तुमसे कहा कि अगर आपके कपड़े में तेल लग गया है तो वो पानी से नहीं जाता है, उस केस में अगर उसको सोप में डिजोल्व करो और साफ करो तो वो चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, सोप्स क्या है मैंने आपको बताया, जैसे एक बताती हूँ, C17H35COO माइनस Na+। सोप्स क्या होते हैं? सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं विद लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। ठीक, या फिर ये, ठीक है, तो ये इसके केस में दो, देखो, एक सोप के दो पार्ट हैं, एक हाइड्रोफोबिक, एक हाइड्रोफिलिक। ठीक, इसको हम मान लो आर मान लेते हैं, आर मतलब कोई भी लॉन्ग कार्बन चेन, तो अगर हम कहते हैं RCOO माइनस Na+, ठीक, तो ये वाला जो पार्ट होता है दैट इज हाइड्रोफोबिक। ठीक, हाइड्रोफोबिक का मतलब, हाइड्रो मतलब हाइड्रो नहीं, हाइड्रो, हाइड्रोफोबिक का मतलब, हाइड्रो मतलब हमेशा वाटर की बात करें, फोबिक मतलब हेटिंग, दिस इज वाटर हेटिंग। ठीक, ये वाटर हेटिंग पार्ट है, एंड दिस इज वाटर लविंग, ये हाइड्रोफिलिक, ये होता है हाइड्रोफिलिक, और ये होता है वाटर लविंग पार्ट। ठीक, तुम अपने आपको अपने एनसीईआरटी बुक में एक डायग्राम दिख रहा होगा, जहां आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे ऐसे करके, और ये जो है, देखो, ये क्या, ये जो अगर मैं बताऊं इसको ऐसे करके, ये जो ये वाला पार्ट है, ये मैंने क्या कहा बेटा? कार्बन चेन है। ठीक, तो दिस इज द कार्बन चेन, और ये इसका हेड है, ये हेड, और ये इसका हेड है, और दिस इज दी टेल। ठीक, टेल क्या है? वाटर हीटिंग, हेड क्या है? वाटर लविंग। ठीक, दिस इज वाटर लविंग एंड दिस पार्ट इज वाटर हीटिंग। तो देखो, जब भी हम, मैंने आपको कहा कि पानी में अगर हम सिर्फ रगड़ते हैं, अगर ऑयल लगा है कपड़े को तो नहीं जाता है, लेकिन अगर हमको सोप सोल्यूशन में, एक सोप सोल्यूशन था, ठीक, सोप के दो पार्ट होंगे, एक टेल और एक हेड। तो हेड जो होगा वो हमेशा जो मतलब ये जो हेड है वो बाहर रहेगा, और टेल, सॉरी, हेड जो है, हेड अंदर रहेगा, और आपका कहने का मतलब है, देखो यहाँ ये पानी है, ठीक, ये है पानी, ठीक, अराउंड पानी, तो बाहर साइड जो वो आपका होगा ये हेड वाला पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो वाटर लविंग है, वो पानी के साइड रहेगा, ये
यहाँ पे ये इस तरीके से, और इसको आयनिक पार्ट भी कहते हैं, ठीक। और ये वाला, ये जो कार्बन चेन है, ये सारी ये जो डर्ट के पास जाएगी, ये जो कार्बन चेन है ये आपकी डर्ट के पास जाएगी, और ये उसमें उसके पास इकट्ठा होकर डर्ट को बाहर निकालते, दिस इज दी डर्ट, ठीक। और ये जो आपको ऐसे ऐसे करके दिख रही है, ये जो ऐसे, ये जो है, दिस इज द लॉन्ग कार्बन चेन, ये आपकी लॉन्ग कार्बन चेन है, ठीक। और ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है डर्ट के अराउंड, कार्बन चेन और उसके हाइड्रोफिलिक पार्ट का, इसी को हम कहते हैं मिसल। तो ये डर्ट के अलोंग एक मिसल फॉर्मेशन करता है, जिससे कि डर्ट बाहर आ जाती है, ठीक। दैट्स वाई जब भी आप एक कपड़े को सोप सोल्यूशन में डालते हो तो वहां से ऑयल रिमूव हो जाता है, जबकि पानी के साथ से सॉल्व करो, डिजोल्व करो तो नहीं जाता है, ठीक। ये मिसल फॉर्मेशन होता है। मैंने इतना बताया, फिर से सुनो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। देखो, सोप क्या होते हैं, लॉन्ग सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग कार्बन चेन, ठीक। ये देखो, ये तो एक सोप में दो पार्ट है, एक इसको अगर आप आर मान लो, ये कोई भी लॉन्ग कार्बन चेन हो सकती है, ये है आपका आर, और ये सीओ में, ये होती है हाइड्रोफोबिक, दिस इज द हाइड्रोफिलिक, ये वाटर हीटिंग है, ये वाटर लविंग है। तो वाटर हीटिंग है, पानी इधर पूरे में बाहर पानी है, और ये डर्ट, तो जो ये वाटर हीटिंग, ये आर वाला, ये कार्बोक्सिलिक आर वाला पार्ट, कार्बन चेन वाला पार्ट जो है डर्ट के पास जाएगा, ठीक। उसको उसके साथ घुल के और पानी के साथ बाहर निकल आएगा, और ये जो आयनिक पार्ट होता है, दिस इज वाटर लविंग, ये आपको बाहर देखने को मिलेगा, ये Na+, ये सारे आपके सोडियम सॉल्ट, अगर सोडियम सॉल्ट के हैं तो ये सारे सोडियम सॉल्ट के, ये बाहर रहते हैं, और इसी को कहते हैं मिसल। और इन दिस वे आपका जो कपड़ा होता है वो साफ होता है, ठीक। आई होप क्लियर हुआ होगा, इसको थोड़ा सा बना लो और इस तरीके से लिख लो, और बाकी थ्योरी आपके एनसीईआरटी में है, आप वहां से इसकी थ्योरी पढ़ सकते हो, ठीक। इसको नोट कर लो। इतना समझ आया? देखो, कई बार ऐसा, देखो जब भी आप सोप को डिजोल्व होता है तो झाग बनता है, ठीक, क्लाउडी सा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप जब सोप यूज कर रहे हो तो झाग नहीं बनता, ठीक। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर जो सोप की रिएक्शन कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट होती है, जो कि हार्डनेस ऑफ वाटर को क्रिएट करते हैं, दैट्स वाई वहां पर झाग नहीं बनती है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, या तो ज्यादा साबुन यूज करते हैं ना, या एक इसका सोल्यूशन क्या है, हम सोप की जगह डिटर्जेंट्स यूज करते हैं। डिटर्जेंट्स क्या होता है, मैंने आपको बताया कि सोप्स क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। वैसे ही डिटर्जेंट्स क्या है, यहाँ पे ये रहता है CO-, वहां क्या होता है, वो सल्फोनिक एसिड या अमोनियम एसिड के सॉल्ट होते हैं, ठीक है। SO4- आयन होता है। एक सेकेंड रुकना। देखो, डिटर्जेंट क्या है, मैंने क्या बताया, सल्फोनिक और अमोनियम सॉल्ट, सल्फोनिक एसिड के अमोनियम के सॉल्ट होते हैं, ठीक। जैसे ये सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं। देखो, डिटर्जेंट मैंने आपको बताया, सोप क्या होता है, वो हार्ड वाटर में काम नहीं करता है, क्यों? क्योंकि वो कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ प्रेसिपिटेट बना देता है। बट इन केस ऑफ डिटर्जेंट, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है, दैट्स वाई डिटर्जेंट जो होता है हार्ड वाटर में इफेक्टिव होता है, ठीक। द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, जैसे एक डेफिनेशन का डिफरेंस हो गया, दूसरा ये है कि ये एक सल्फोनिक और अमोनियम सॉल्ट के चेन है, और दोनों में ही कार्बन चेन, लॉन्ग कार्बन चेन होती है, और एक सोडियम और पोटेशियम, सोप सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट हैं, और वो सल्फोनिक और अमोनियम सॉल्ट हैं, ठीक है। और क्या है, सोप जो होता है हार्ड वाटर में इफेक्टिव नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वो कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ प्रेसिपिटेट बना देता है, और जबकि डिटर्जेंट जो होता है वो आपका हार्ड वाटर में इफेक्टिव होता है, क्योंकि वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है, ठीक। और सोप्स आपका चीप होता है, डिटर्जेंट्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। तो इतना चीज है, ठीक। आई होप इतना आपको समझ आया होगा, और इतना ही है इस चैप्टर में, और तो कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक। तो आई होप इतना समझ आया होगा।
और यूजफुल रहा होगा। और ये लास्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें जो मैंने रिएक्शंस बताई हैं स्पेशली इथेनॉल इथेनोइक एसिड की, वो एग्जाम में एज इट इज पूछी जाती है। ठीक है, तो आप इसको कवर कर लेना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, और हाँ, आपके बुक में जो एक्टिविटीज दी हुई हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन अकॉर्डिंग योर बोर्ड एग्जाम। ठीक, तो मैं अब एक्टिविटीज भी लाइक जैसे भी एक्टिविटी 1 2 3 जितनी भी एक्टिविटीज है वो कवर करूंगी। उसके लिए एक थोड़ा मतलब एक 10 मिनट का 15 मिनट का जो लेक्चर्स होंगे वो मैं अपलोड करती होंगी, मैं एक्टिविटीज भी बाकी कराऊंगी। ठीक है, तो आई होप ये आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड यस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो। थैंक यू सो मच।